नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया की तरफ से बिहार दरोगा को जो नया सेट आया है उसका वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 2। इसमें 15 सेट हैं। 15 सेट को हम लोग को क्लियर करना है। चलिए देखते हैं आज का सेट। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे PN भगवती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जनहित याचिका जनहित को सुरक्षित करने के लिए की गई मुकदमेबाजी को संदर्भित करती है तथा सामाजिक रूप से जो वंचित व्यक्ति हैं या पार्टियां हैं उनको न्याय की उपलब्धता को प्रदर्शित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो धन विधेयक की बात करें तो यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ना कि एक निजी सदस्य द्वारा। ये सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती, ये भी सही है। केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक, ये भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या असंशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। राज्यसभा इसे अस्वीकार या लौटा नहीं सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। किसमें है? अनुच्छेद 108 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, और इसकी जो कार्रवाई होती है वह लोकसभा के अनुरूप होती है। लोकसभा के अनुरूप होती है। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री जो पद है वह उल्लेखित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 तक जो था ने उप प्रधानमंत्री के अधीन प्रशासनिक सुधारों के विभाग को रखा जाए की सिफारिश की थी। भारत में उप प्रधानमंत्री का पद सृजन अब तक 7 बार किया जा चुका है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम या 1978 के तहत राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान की गई। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की चर्चा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु की बात करें तो 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष होने पे वे पदमुक्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है अनुच्छेद 53 के अनुसार। और कहा गया है इसमें कि इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके द्वारा करेगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्ति के विकेंद्रीकरण का, ये लोगों की सहभागिता का, ये भी सामुदायिक विकास का, ये भी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो ये किसके अनुसार किया जाता है? लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, निबंधन, चुनाव आयोजित कराने संबंधी प्रावधान, चुनाव कराने की अधिसूचना, नामांकन पत्र दाखिल करने और नामांकन पत्रों की जांच तथा उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना आदि सभी प्रावधान जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत वर्णित है।
1951 के तहत वर्णित है। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपना जो प्रतिवेदन है वह किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार के समक्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम हम लोग जानते हैं 1993 में कब बना था? 1993 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है वह राज्य सरकार को सौंपता है। चलिए, और राज्य सरकार यानी इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है। चलिए अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य क्या था? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इसका क्या लक्ष्य था रोलेट एक्ट का? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता है या उसे मुकदमे के माध्यम से दंडित भी किया जा सकता है। भारतीय नेताओं ने इसे काले कानून की संज्ञा दी थी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। वहीं दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। वहीं स्वामी विवेकानंद की बात करें तो हम लोग जानते हैं 1897 ईस्वी में इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में से सही क्रम कौन सा है? तो इनके द्वारा जो युद्ध चारों लड़े गए थे उनका सही क्रम है देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध इन्होंने लड़ा था 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध तो ये लड़ा था 1540 ईस्वी में। और सरहिंद का युद्ध जो पुनः वापस आया था गद्दी पर 1555 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मालाबार में मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था किसका परिणाम था? तो ये किसका परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन। वहीं मोपला विद्रोह ये इसका जो क्षेत्र था वह मालाबार तट यानी केरल, आधुनिक केरल का तट, खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन भूमिकर और पट्टेदारी से जुड़ता हुआ सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और भूमिपतियों जो प्रायः हिंदू थे के विरुद्ध सशस्त्र संग्रह प्रारंभ कर दिया। वहीं इसके जो नेता थे वह अली मुसलियार थे। कौन थे? अली मुसलियार। अगला प्रश्न, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? ये कथन किनका था? तो ये कथन था महात्मा गांधी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कथन जो है गांधी जी ने कहा था और इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात हो रही है तो पहले तो हम लोग जान रहे बदरुद्दीन तैयब जी थे। दूसरे की बात करें तो रहमतुल्लाह सियानी थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय यही थे। 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुरातन स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थल कौन सा है? तो वह स्थल है मेहरगढ़। जो कौन सा स्थल है? मेहरगढ़। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है ये मेहरगढ़। यहाँ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है वह कनिष्क के समय प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के समय में और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय को मानने वाले लोग जो है वह बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। चलिए अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, मिस्टेक हो जाता है ईस्वी और ईसा पूर्व, तो ये ध्यान देना है 305 ईसा पूर्व। संघर्ष के बाद यह संधि हुआ था, जब सेल्यूकस हार गया था, उसके बाद संधि हुआ और संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को जो है 4 शहर दिए गए। कौन कौन? तो हेरात, कंधार, काबुल और मकरान। और चंद्रगुप्त ने इसके बदले 500 हाथी सेल्यूकस को दिया था। कितना हाथी? 500 हाथी। चलिए अगला प्रश्न, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो रजत का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, जिसको गुप्त काल में रुपयक या रूपक कहा जाता था। रजत सिक्का को रुपयक या रूपक कहा जाता था। और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद-ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो वह था लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। और यह अमीरों और सरदारों को और अमीरों को बहुत सम्मान देता था। जब वो दरबार में आते थे तो ये खुद खड़ा हो जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को काल क्रमानुसार सजाएं। तो देख लीजिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोआब में कर वृद्धि किया था 1325 ईस्वी में। उसके बाद राजधानी परिवर्तित किया था कब? 1326 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाया था ये 1339 ईस्वी में, 29 ईस्वी में। और कराचिल अभियान किया था 1337-38 में, 1337-38 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट यह 21-22 में पेश किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जो ये पेश किया था वित्त मंत्री थे निर्मला सीतारमण, उन्होंने पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया था। अगला प्रश्न है, पोंग तथा तापू डैश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो यह किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य पोंग और तापू? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ये जनजातियों का एक प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक नहीं है तो आर्सेनिक है, क्रोमियम है, गाद भी है, हिमनद नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमनद। यह ताजे पानी का स्रोत होता है, ना कि यह प्रदूषक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी और खेल, सानिया रिचर्ड या हॉकी से है? तो ये सही है, यह हॉकी खिलाड़ी है। पाल पोगबा यह फुटबॉलर है, ये भी सही है। पामेल जेलिमो भारोत्तोलन, यही सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पामेला जेमिलो। यह जो है क्या है? धावक हैं। यह केनिया के एक धावक हैं, केनिया के धावक हैं। इन्होंने ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं किरण पोलार्ड ये क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया था? तो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत किया था किसने? तो पाकिस्तान के महबूब उल हक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के महबूब उल हक। पहला मानव विकास सूचकांक इन्हीं के देखरेख में हुआ था। कब? 1990 में जारी किया गया था। यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो इसका पूर्ववर्ती नाम है गेट। क्या नाम है? गेट, द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। गेट यही जो है WTO का पहले का नाम था। वही बात करें, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को गेट का स्थान जो है किसने लिया था? WTO ने ले लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है?
तो सिलिकॉन वैली या अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पास अवस्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यह सैन फ्रांसिस्को की घाटी क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनियां स्थापित है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक, तो जैविक घटक में कौन शामिल है, तो देख लेते हैं जैविक घटक में। तो पौधे और जानवर, शैवाल और कवक, उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक, तो ये तीनों शामिल है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ये कब स्थापित किया गया था, तो ये 2010 में स्थापित किया गया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को किया गया। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड बीओडी एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, किसका, तो ये किसका है, जलीय वातावरण का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीओडी जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी क्या मांग जो है बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है, तो इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है विकसित युवा विकसित भारत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 जनवरी को मनाते हैं, तो अभी जो 12 जनवरी 2023 में मनाया गया, इसका थीम यही है विकसित युवा विकसित दिवस। जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 अगस्त को मनाते हैं, ये याद रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद। प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये संबंधित है संगीत से, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाणी जयराम का संबंध संगीत क्षेत्र से था। ये पार्श्व गायिका थी, इनका निधन जो है फरवरी 2023 में हो गया, वाणी जयराम जी का। चलिए अगला प्रश्न, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला, तो 74वां गणतंत्र दिवस जो हुआ उसमें प्रथम स्थान पे रहा था उत्तराखंड की झांकी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। और सेकेंड स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र का, कहाँ का, महाराष्ट्र का सेकेंड स्थान, और यूपी जो है यह थर्ड स्थान पे, यूपी की झांकी तृतीय स्थान पे रही थी। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया, तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, कौन सी फिल्म को मिला है, तो यह मिला है द कश्मीर फाइल। किस फिल्म को मिला है, द कश्मीर फाइल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द कश्मीर फाइल। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब जीता है RRR ने। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। कौन बने हैं, अमरप्रीत सिंह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है वह कौन है, विवेक आर चौधरी, यानी विवेक राम चौधरी है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है, यानी कौन सा राज्य नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो यह राज्य है केरल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केरल जो है प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 70वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो भारत के कितने राज्यों ने यह प्राप्त किया है, 17 राज्यों ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 राज्यों ने प्राप्त किया है। देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत पूछा जाए तो 24.62% ये वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? ये खत्म हो गया, तो कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो ये कुल 5 टीमों ने भाग लिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें मुंबई इंडियंस जो की टीम थी वह फाइनल भी जीती है। मुंबई इंडियन की टीम फाइनल जीती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, मनोविद लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? तो किस योजना का शुरुआत किया गया है? तो यह योजना है युवा 2.0। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवा 2.0। 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई। यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक हैं का संबंध भारत के किस राज्य से संबंधित है? वह भारतीय मूल के हैं, तो उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध पंजाब से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से इनका संबंध है। इनका बात करें ऋषि सुनक, तो इनका जन्म 12 मई 1980 ईस्वी को ब्रिटेन में हुआ था, परंतु इनके पूर्वज पंजाब राज्य से संबंधित है। इन्होंने 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन। प्रश्न है, T20 वर्ल्ड कप, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 का जो होगा वह कहाँ किया जाएगा? तो यह भारत और श्रीलंका दोनों में होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका दोनों में संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से? तो सुधीर लाठ जो हैं वह किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें इन्होंने भाग भी लिया था और इसमें भारत का स्थान चौथा रहा था। भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते, 16 रजत जीते और 23 कांस्य पदक जीते, कुल यानी 61 पदक जीते। सुधीर लाठ जिनका संबंध हरियाणा से था, इन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल में। चलिए अगला प्रश्न दिया है। प्रश्न है, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 23 के अनुसार प्राथमिक घाटा जो है वह जीडीपी का कितना प्रतिशत? 2.3%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.3%, अर्थात 7.06 लाख करोड़ रुपया है। इतना लाख करोड़ रुपया है घाटा। वहीं बात करें बजट 2023-24 के अनुसार कुल व्यय जो है वह कितना है? तो कुल व्यय 45.03 लाख करोड़, और वहीं पूंजीगत व्यय की बात करें तो 10.01 लाख करोड़, और राजस्व व्यय की बात करें तो 35.02 लाख करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम राज्य का नया राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 फरवरी 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार 4 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिसके तहत सिक्किम के जो नए राज्यपाल हैं वह बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं आयुष्मान खुराना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना बने हैं। अगला प्रश्न है, वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ है, इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो हायाकुरी में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ किया गया? हायाकुरी में किया गया। भारतीय वायुसेना और जापान वायुसेना के मध्य आयोजित वीर गार्जियन जापान का शहर है हायाकुरी, उसी में किया गया। भारतीय दल का नेतृत्व इसमें महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आदि महोत्सव इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया। यह आयोजित हुआ था 12 से 27 फरवरी के मध्य मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। यह प्रतिवर्ष इसका आयोजन जो है जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रश्न है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो 2022 का T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है
भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य कुमार यादव को। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध विज्ञान से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये विज्ञान बात करें इनका, तो ये इनका संबंध विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से है। वहीं पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण 2023 में 6 नागरिकों को दिया गया है। कितने नागरिकों? 6 नागरिकों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो शरद यादव ये लोकसभा हेतु 7 बार चुने गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा से चुने गए थे। 3 बार राज्यसभा से। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? तो उन्होंने कितने दिनों की यात्रा पूरा किया? तो ये 51 दिनों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज ने लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी की। प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो किस देश से? तो भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 चीतों में 7 जो है वह नर होंगे यानी मेल होंगे और जो है 5 फीमेल चीतों को भारत लाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं? तो द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी इसके लेखक है सुधा मूर्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति इसके लेखक है। हैप्पी प्लेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैप्पी प्लेस पुस्तक के लेखक है एमिली हेनरी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो समर्पण दिवस यह 11 फरवरी को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। प्रश्न है, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी ढाका और वहाँ के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो दक्षिण गंगोत्री इसकी स्थापना किया गया था 1983 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 में, जो अंटार्कटिका में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? अंटार्कटिका में स्थापित भारत का एक शोध केंद्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, जनजाति और राज्य। तो लिम्बू जनजाति सिक्किम, तो लिम्बू जनजाति सिक्किम। करा कि कौन सही सुलेमित है? तो लिम्बू जनजाति सिक्किम ये सही है। कार्बी हिमाचल प्रदेश ये गलत है। डोंगरिया उड़ीसा ये सही है। यानी 1 और 3 सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिम्बू जनजाति सर्वाधिक सिक्किम में, कार्बी जनजाति सर्वाधिक असम में। कार्बी सर्वाधिक कहाँ? असम में। और डोंगरिया उड़ीसा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एक देश में स्थित सबसे बड़ी झील है USA का मिशिगन झील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 58,000 किलोमीटर स्क्वायर है। यह जो है अमेरिका का सबसे बड़ी झील भी है। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 0.01%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन जानते हैं 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21%। CO2 की बात करें तो 0.03%। ये CO2 की मात्रा हो गई। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? यानी कौन ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा की बात करें तो इसमें पेरुवियन की जो जलधारा है वह एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सुशीमा या एल्निनो यह जो है गर्म जलधारा, सुशीमा प्रशांत महासागर की जलधारा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है?
तो स्थल एवं समूहों का विभेदी तापमान, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में मॉनसून आने का प्रमुख कारक जो है वह स्थल और समूहों का तापांतर है। स्थल के अधिक गर्म हो जाने के तथा समुद्र के अधिक ठंडा हो जाने के कारण मॉनसून हवाएं समुद्र से स्थल की ओर जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है मेघालय में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में है और इसे 2009 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में। प्रश्न है, कौन सा डेल्टा यानी कौन सा इसे क्षेत्र कह सकते हैं या तट कह सकते हैं केप कोमोरिन तथा कृष्णा डेल्टा के मध्य अवस्थित है? तो यह है कोरोमंडल, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृष्णा डेल्टा तथा केप कोमोरिन के मध्य कोरोमंडल तट स्थित है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, ये आंध्र प्रदेश से लेकर यहाँ तमिलनाडु, ये वाला क्षेत्र कहलाता है कोरोमंडल। वहीं मालाबार की बात करें तो ये वाला क्षेत्र केरल वाला क्षेत्र है, यह क्या कहलाता है? यह मालाबार कहलाता है। और यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर ये वाला क्षेत्र को कोंकण, कर्नाटक वाला क्षेत्र यह है कोंकण कहलाता है। और ये आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा वाला जो तट है इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो किसका कोई भी इकाई नहीं होता है? तो ये होता है सापेक्षिक घनत्व, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। वहीं बात करें घनत्व का तो इसका इकाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वहीं बात करें दाब की बात करें तो इसका पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वहीं विस्थापन की बात करें तो इसका जो है इकाई होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो किसे मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो पृष्ठ तनाव मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव जो है वह मापा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा? तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घुमाया जा रहा है तो उस पर कार्य शून्य होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहीं आए तो विस्थापन इसका शून्य हुआ तो कार्य कितना होगा? शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऊर्जा के संबंध में देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, ये भी सही है। ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, ये भी सही है। रूपांतर के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को तो ना कभी नष्ट कर सकते हैं और ना ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब किसी पत्थर स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। यानी एक पत्थर को स्प्रिंग तराजू में बांध दिए हैं, कह रहा है कि सबसे कम भार वह कब बताएगा? जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ रहेगा, जब पत्थर किसी बीकर के पानी की सतह पर होगा, या जब पत्थर किसी बीकर के पानी में पूरी तरह से निमज्जित यानी डूबा हुआ रहेगा। तो यही होना चाहिए, जब वह पानी में पूरी तरह डूबा हुआ रहेगा तो उसका वजन सबसे कम होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। यह जो है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो किसी भी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर जो लहरें बनती है वह कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य होती है या स्थिर रहती है? तो वह अनुदैर्घ्य होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ होती है, लेकिन विस्फोट के कारण जब होगा तो वह कैसा होगा? अनुदैर्घ्य होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है?
तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है वह केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो नहीं होता है, 0 होता है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सह संयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो कौन सा इसका गुण नहीं है, तो यह गुण है उच्च गलनांक और कथनांक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें सह संयोजक आबंध युक्त यौगिकों को सह संयोजक यौगिक कहा जाता है। सह संयोजक यौगिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा बनते हैं। इसका गुण होता है निम्न गलनांक और निम्न कथनांक। ऊष्मा और विद्युत के कुचालक, जल में अविलय और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, यह उच्च गलनांक और कथनांक इसका नहीं होता है। अगला प्रश्न है इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसका प्रथम धात्विक तत्व है लिथियम। क्या है, लिथियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि हाइड्रोजन प्रथम और धात्विक तत्व है, और धात्विक हो गया लिथियम। हम लोग जानते हैं सबसे हल्की धातु भी कौन है, लिथियम। अगला प्रश्न है उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, तो आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में नियुक्त हुई ऊर्जा को आयन ऊर्जा कहते हैं। आयन ऊर्जा आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, आयनन ऊर्जा जो है घटती है। आयनन ऊर्जा जो है घटती है और बाएं से दाएं जाने में बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे ही हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जो खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। यह एक क्षारीय यौगिक है। इसका उपयोग प्रति अम्ल के संघटक के रूप में त्वचा रोगों की दवा बनाने में व अग्निशामक के रूप में किया जाता है। बहुत बार आया है कि अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यही सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला प्रश्न जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखते हैं तो ब्रोमीन गैस निकलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन एक द्रव अधातु, कैसी अधातु है, यह अधातु द्रव अवस्था में है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में है। यह हेलोजन समूह का सदस्य है। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड आदि द्वारा प्रभावित होती है, तो वो उसे कहा जाता है संक्षारण प्रक्रिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब किसी धातु का संपर्क वायु या नमी अथवा एसिड से होता है तो उसकी सतह पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि जैसे अवांछनीय पदार्थ बन जाते हैं, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे का जंग लगना या चांदी का काला पड़ जाना या फिर कॉपर के ऊपर जो हरा कलर का परत चढ़ जाना, ये संक्षारण का। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यह कौन सा शब्द करता है, तो यह शब्द है इथोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पशु व्यवहार की जैविक अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। जबकि इथनोलॉजी की बात करें तो मानव जाति विज्ञान का अध्ययन इथनोलॉजी कहलाता है। वहीं इटियोलॉजी की बात करें तो यह रोगों के कारण का अध्ययन इटियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी की बात करें तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न
किस कोशिकांग को की कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये नाभिक को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अव्यय में समाहित रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो यह कौन बनाता है? तो यह बनाता है स्क्लेरेकाइमा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो दूध का प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केसिन प्रोटीन एक फास्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाए जाते हैं। प्रश्न है, जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे और उनके कार्य भी समान होते हैं, उस अंग को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है समरूप अंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसकी मूल संरचना केवल अलग होती है, दिखता भी एक जैसा है और काम भी समान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो अंतःपरजीवी का उदाहरण है फीता कृमि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीता कृमि एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है। जब अतिथि यानी होस्ट परजीवी की अंतः सतह या भीतर में पाया जाता है, इसलिए इसे जो है अंतःपरजीवी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला होता है। ऑक्टोपस मोलास्का संघ के अंतर्गत आते हैं। ये श्वसन जो है वर्णक हीमोसाइनिन से होता है, जिनका कार्य, और वही बात करें जिसके कारण रक्त का रंग नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाया जाता है। वहीं सफ़ेद की बात करें तो तिलचट्टा का जो खून होता है वह सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी यह किस अंग का किया जाता है? यह हृदय का किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर के हृदय अंग का एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्टी का सहायता लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो मनुष्यों में बौनेपन के लिए उत्तरदायी होता है पीयूष ग्रंथि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि वृद्धि हार्मोन का स्रावन इसी पीयूष ग्रंथि से होता है। किससे होता है? इसी पीयूष ग्रंथि से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो नेत्रदान की बात करें तो डायबिटीज पेशेंट जो है वह नेत्रदान भी कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर उसे एड्स, रेबीज, हैजा, टिटनेस, ल्यूकेमिया, मेनिंजाइटिस आदि रोग से पीड़ित व्यक्ति वह जो है नेत्रदान नहीं कर सकता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू निकोटिया ट्यूबेको नामक पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। तंबाकू में निकोटीन, बेंजपायरिन, तार आदि एल्कोलाइड होते हैं जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो लघु उद्योग की समस्या है पूंजी का अभाव होता है, विपणन जानकारी का भी अभाव होता है और कच्चे माल का भी अभाव होता है, यानी उपयुक्त सभी उनके पास ये सारी समस्याएं होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, सैनवेट का संबंध है? तो सैनवेट इसका संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सैनवेट का फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स है, इसका संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई? तो भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू किया गया था 1862 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1862 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है खास नियंत्रण, बिल्कुल ये कार्य है। उसके बाद खास रीजन यही नहीं है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खास सृजन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, बाकी शेष कार्य जो है मौद्रिक नीति का निर्माण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में ये सारे कार्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। लगातार विषम संख्या है तो ऑप्शन सही बन जाएगा। 21 कह रहा कि उसका औसत है, यानी बीच वाला संख्या 21 है। 5 कह रहा है, इससे 2 आगे बढ़ जाइए तो इससे आगे बढ़ेंगे 19 और इससे आगे बढ़ेंगे तो 17 और फिर इधर 2 बढ़ जाइए 23 और 25। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 17। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। यानी 36% लाता तब वह पास होता, उन्होंने 24% अंक लाया और 9 अंकों से फेल हो गया, यानी प्रतिशत में कितना कम लाया, तो इधर 6 इधर 6 12, यानी 12% बराबर कितना है, तो 12% का मान कितना दिया हुआ है 9, 12% बराबर 9, तो हमको 100% निकालना है, यानी 9/12 गुना 100, 9/12 गुना 100। इसे काट दिए 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इसे काट दिए तो 25, 25 तिया 75। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। ये कह रहा है कि एक कारीगर जो है m मिनट में j वस्तु बनाता है, तो कारीगर 2/3 घंटे में j/m गुने 2/3, ये घंटा है इसे मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 से गुना कर देंगे, इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 40j/m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है, चोर तथा चोर से 100 मीटर पीछे है, यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 है तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो कह रहा है कि सिपाही द्वारा 1 मीटर का अंतर पूरा करने पर चोर द्वारा तय की गई दूरी 4 मीटर होगा। कितना होगा, 4 मीटर होगा, यानी इसे 100 मीटर का कह रहा था, ये कितना होगा 4 मीटर होगा, 4 मीटर। वहीं कह रहा सिपाही द्वारा 100 मीटर का अंतर पूरा करने पर चोर द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, तो कुल पीछे कितना था, तो 100 मीटर, तो 100 मीटर गुना 4 मीटर तो कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो वह कितना दूरी तय कर चुका होगा, 400 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 6690 रुपये हो जाता है तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करना है। तो इसका 2 इक्वेशन मान लेते हैं, मूलधन इसका x, मूलधन x और रेट मान लेते हैं r%। तो प्रश्न के अनुसार तो पहला का जो है ब्याज, तो ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना होता है x × 1 + r, r माने हैं बाय 100 और ये 3 वर्ष का करा है, तो q बराबर कितना दिया हुआ है 6690। ये एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह दूसरा इक्वेशन बना लेंगे और वहाँ जो है उसका मान कितना हो जाएगा 10,035, और दोनों को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इससे हमारा जो है x का मान निकल जाएगा। x का मान आ जाएगा 4460, जो x हम लोग क्या माने थे, तो x हम लोग वो क्या माने थे, तो वो x माने थे हम लोग मूलधन, तो मूलधन कितना हो जाएगा 4460। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अलावा अगर r भी पूछता तो 4460 यहाँ पुटअप करके r का भी मान हम लोग निकाल लेंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये था एडुटेरिया की तरफ से बहुत बेहतरीन सेट, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आने वाले जो वैकेंसियाँ हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।